प्राचीन इतिहास, पता है, ये सिर्फ तारीखों और फैक्ट्स का कोई कलेक्शन नहीं है। नहीं, इसे एक बहुत बड़ी पहेली की तरह समझिए, एक जिगसॉ पजल जिसके टुकड़े हम आज भी मिलकर जोड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी मतलब 9000 साल पुरानी पहेली को हम सुलझाना शुरू कहाँ से करें। ये एक तरह की जासूसी कहानी है और चलिए हम मिलकर इसके सुराग ढूंढते हैं। और ये सुराग हमें मिलते कहाँ हैं? जवाब छिपा है पुरातात्विक स्रोतों में। मतलब हर छोटा बड़ा टुकड़ा, चाहे वो मिट्टी का कोई बर्तन हो या कोई पुराना लेख, सब हमें कहानी का एक हिस्सा बताता है। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा वो है भारत के पहले किसान। सवाल यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत आखिर हुई कहाँ और कब? और देखिए, ये कहानी उतनी सीधी सादी है नहीं जितना हम पहले सोचा करते थे। देखिए, दशकों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, जवाब था मेहरगढ़। इतिहासकारों को लगता था कि कहानी पाकिस्तान के मेहरगढ़ से शुरू होती है, जो करीब करीब 7000 ईसा पूर्व पुराना है। और सब यही मानते थे कि इस पूरे इलाके में खेती का यही शुरुआती पॉइंट था। लेकिन फिर एक नई खोज ने, कह सकते हैं, पूरी कहानी ही पलट दी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है लहुरा देवा। वहां से ऐसे सबूत मिले जो 9000 ईसा पूर्व तक पुराने हैं। सोचिए जरा, इस एक खोज ने हमारी समझ को हजारों साल पीछे धकेल दिया। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये नए सबूतों के साथ हमेशा बदलता रहता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। लहुरा देवा में खेती की शुरुआत और मेहरगढ़ की बसावट के बीच पता है कितना फर्क है? पूरे 2000 साल का। और इतना ही नहीं, 6400 ईसा पूर्व तक तो लहुरा देवा में चावल की खेती के पक्के सबूत मिल जाते हैं। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। ये दिखाता है कि वहां एक स्थिर और ऑर्गेनाइज समाज बस चुका था। तो किसानों से कहानी आगे बढ़ती है शहरों तक। चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो अपनी प्लानिंग और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो जानी जाती है, पर उसके साथ ही अपने अंदर एक बहुत गहरा राज भी छिपाए हुए। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जो अपनी इंजीनियरिंग के लिए आज भी कमाल की मानी जाती है। जरा सोचकर देखिए, उनके शहर बिल्कुल सटीक ग्रिड पैटर्न पर बने थे। घर एक जैसी पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। उनके पास लोथल जैसा एक बिजी पोर्ट था, जो समुद्री व्यापार का एक बड़ा हब था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले हैं, बनावली में मिट्टी का हल मिला है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो कितने ऑर्गेनाइज थे। और उनकी कला का अंदाजा तो उनके खास लाल और काले डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तनों से ही लग जाता है। अच्छा, ये सब जो हमने देखा, ये हमें बताता है कि वो क्या करते थे और कैसे करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। और यही सवाल हमें उनके सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि उनके पास अपनी एक लिखने की कला थी, एक स्क्रिप्ट थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और ये एक ही बात में सब कुछ बता देता है कि हम कितना कुछ जानते हैं और कितना कुछ अब भी नहीं जानते। उनकी मोहरों पर, उनकी टैबलेट्स पर जो लिखा है, वो आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, तो उसके बाद एक तरह का वैचारिक खालीपन सा आ गया। और इसी दौर में नए नए दर्शन, नई फिलॉसफीज सामने आईं। ये वो दर्शन थे जो जिंदगी के सबसे बुनियादी, सबसे गहरे सवालों से जूझ गए थे। सवाल जैसे कि अस्तित्व क्या है, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। और इस दौर में दो बड़े विचार उभर कर सामने आए, जो मोक्ष पाने के लिए दो एकदम अलग अलग रास्ते दिखा रहे थे। एक तरफ था बौद्ध धर्म, जो मध्यम मार्ग की बात करता था। मतलब ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबो और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो, एक बैलेंस बनाकर चलो। और वहीं दूसरी तरफ था जैन धर्म, जिसका मानना था कि मोक्ष सिर्फ और सिर्फ घोर तपस्या और आत्मदमन से ही मिल सकता है। लक्ष्य एक, पर रास्ते बिल्कुल अलग। ये दिखाता है कि उस वक्त कितनी गहरी वैचारिक बहस चल रही थी। अगर जैन धर्म की बात करें, तो उनके हिसाब से मोक्ष का रास्ता 3 सिद्धांतों पर टिका है। इन्हें त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब सही विश्वास। दूसरा, सम्यक ज्ञान, मतलब सही नॉलेज। और तीसरा, सम्यक चरित्र, मतलब सही आचरण। तो एक तरफ तो ये फिलॉसॉफिकल आइडियाज का मंथन चल ही रहा था, पर उसी के साथ साथ भारत का पॉलिटिकल नक्शा भी बदल रहा था।
छोटे छोटे राज्य अब एक हो रहे थे और इसी से नींव पड़ी भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। और इस कहानी की शुरुआत होती है मगध से। वहां नंद वंश का राज चल रहा था, जो थे तो बहुत अमीर, लेकिन लोगों में पॉपुलर बिल्कुल नहीं थे। फिर करीब 322 ईसा पूर्व में एक नौजवान, बहुत एम्बिशियस लीडर, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने चाणक्य की मदद से आखिरी नंद राजा धनानंद को गद्दी से हटा दिया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी डायनेस्टी की जिसने पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। पर एक मिनट, हम चंद्रगुप्त के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी सटीकता से ये सब कैसे कह सकते हैं? इसका जवाब भी एक और हिस्टोरिकल डिटेक्टिव वर्क में छुपा है। एक ऐसी पहेली जिसमें एक भारतीय राजा को उसके ग्रीक निकनेम से जोड़ा गया। हुआ ये कि ग्रीक हिस्टोरियंस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम के एक भारतीय राजा का जिक्र किया था। वो उसे सैंड्रोकोटोस बुलाते थे। अब सदियों तक किसी को पता ही नहीं था कि यह सैंड्रोकोटोस आखिर है कौन। फिर स्कॉलर विलियम जोन्स ने इन कड़ियों को जोड़ा। उन्होंने साबित किया कि ये सैंड्रोकोटोस और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। बस इस एक खोज ने इंडियन हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन को एक मजबूत एंकर दे दिया। मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा चंद्रगुप्त के पोते अशोक के समय में। लेकिन अशोक की खासियत ये थी कि उन्होंने अपना राज तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही अनोखे तरीके से चलाने का फैसला किया। और वो तरीका था पत्थर पर लिखे संदेशों का। अब सोचिए, अशोक के सामने चैलेंज कितना बड़ा था। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषाएं बोलने वाले अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। तो सवाल यह था कि उन सब तक अपना एक मैसेज, एक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। उनका सल्यूशन बहुत सिंपल पर जीनियस था। उन्होंने अपने धम्म यानी अपने नैतिक उपदेशों को पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया। पर असली कमाल की बात यह थी कि उन्होंने ये पक्का किया कि मैसेज लोकल लोगों की समझ में आए। तो ज्यादातर जगहों पर तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी, ग्रीक और अरामी लिपियों का भी इस्तेमाल किया गया। मतलब ये एक ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी जो अपने समय से बहुत आगे थी, एकदम इनोवेटिव और पूरी तरह से लोकलाइज्ड। और उनका मैसेज क्या था? कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि एक सिंपल सा मॉरल कोड था। वो लोगों को बस इतना कहते थे कि पाप कम करो, दूसरों का भला करो, दया रखो, सच बोलो और पवित्रता से जियो। एक बिल्कुल यूनिवर्सल मैसेज जो हर कोई समझ सकता था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर आज से 2300 साल पहले एक सम्राट जिसके पास सिर्फ छेनी और पत्थर थे, वो अपने इतने बड़े साम्राज्य में शांति और टॉलरेंस का मैसेज फैला सकता था, तो ये बात आज की हमारी इस कनेक्टेड दुनिया, इंस्टेंट कम्युनिकेशन की दुनिया के बारे में क्या कहती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।